फिल्म की शुरुआत में हम हैंसू नाम के एक डॉक्टर को कंबोडिया में देखते हैं, जहां भारी बारिश की आशंका की वजह से हैंसू और उसकी टीम को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह ले जा रहा होता है। तभी एक बुजुर्ग जिन्होंने अपने हाथ में एक छोटी बच्ची को लिया हुआ था, वो हैंसू को उस बच्ची का चेहरा दिखाते हुए उससे मदद मांगते हैं। दरअसल इस बच्चे के होंठ फटे हुए थे और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए हैंसू उसका इलाज करने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर जाता है, जबकि उसके बाकी साथी दूसरी जगह चले जाते हैं। अब हैंसू उस बच्ची का इलाज करके उस बुजुर्ग से सवाल करती है कि ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है। इस पर वो बुजुर्ग बताते हैं कि मुझे ये बच्ची जंगल में मिली थी, जिसे शायद इसके माता पिता ने छोड़ दिया होगा। फिर इसके बाद वो बुजुर्ग हैंसू को बच्ची का इलाज करने के लिए धन्यवाद करके उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है, जिसके जवाब में हैंसू बताता है कि वो किसी को देखना चाहता है, पर अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इस पर अब वो बुजुर्ग हैंसू को कांच की एक शीशी देते हैं, जिसमें 10 पिल्स होती है। फिर इसी के साथ ये सीन यहीं कट होकर हमें 30 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ हैंसू की गर्लफ्रेंड योन जो डॉल्फिन्स को ट्रेन किया करती थी, वो उन डॉल्फिन से कुछ करतब करवा रही होती है, जिसे वहाँ बैठे ऑडियंस बहुत एंजॉय करते हैं। उन्हीं ऑडियंस में हम हैंसू को भी देखते हैं, और क्योंकि ये 30 साल पहले का समय, इसलिए हैंसू जवान होता है। फिर शो खत्म होने के बाद योन हैंसू को स्टेशन पर छोड़ने जाती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं। स्टेशन पर अब योन हैंसू से कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, यानी कि वो हैंसू से शादी करना चाहती थी। और इतने में ही ट्रेन आ जाने के कारण हैंसू उससे विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में योन की दोस्त उसे एक छोटा पप्पी यानी कि कुत्ता का बच्चा देती है, जिसे कुछ बच्चों ने योन को एज तोहफा दिया था। जबकि दूसरी तरफ हैंसू जो अपने शहर में पहुंच चुका था, वो एक टेलीफोन बूथ से योन को कॉल करता है। तभी उसे पास वाले टेलीफोन बूथ से एक आदमी के खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। इस पर अब हैंसू उस आदमी की मदद के लिए जाता है, जहां वो आदमी जो 30 साल बाद वाला हैंसू था, वो अपनी जवान रूप को देखकर हैरान होते हुए सवाल करता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पर जवान हैंसू अपना नाम बताता है, जिस बात से भविष्य वाले हैंसू को बहुत हैरानी होती है कि वो आखिर पास में कैसे आ गया। पर उसी समय भविष्य वाले हैंसू को बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून भी बहने लगता है, जो देखकर अब जवान हैंसू उसे अपना रुमाल देता है। तब भविष्य वाला हैंसू वहाँ से भागकर बाथरूम में चला जाता है, जहाँ कुछ देर बाद होश आने पर वो खुद को एयरप्लेन के टॉयलेट पर पाता है, जिसका मतलब ये कि वो टाइम ट्रेवल करके 30 साल पीछे चला गया था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हैंसू ने उस बुजुर्ग द्वारा दी गई एक पिल को खाया था। फिर अगले सीन में हैंसू अपनी सीटी स्कैन वाली रिपोर्ट देख रहा था, जिस दौरान एक महिला डॉक्टर भी वहाँ आती है। इस पर हैंसू उसे वो रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि मेरे एक पेशेंट की रिपोर्ट है, जो देखकर वो महिला डॉक्टर कहती है कि इस पेशेंट के पास सिर्फ 6 महीने का ही समय बचा है। दरअसल हैंसू को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, जिस कारण उसके लंग्स खराब हो गए और अब वो सिर्फ 6 महीने का ही मेहमान है। फिर इसके बाद हम हैंसू को एक बीच पर उसके दोस्त ताइहो के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे टाइम ट्रेवल वाली बात बताता है, लेकिन ताइहो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए वो हैंसू से कहता है कि कंबोडिया वाले बुजुर्ग ने जो पिल दी थी तुम्हें, उन पिल्स की वजह से शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। और फिर उन दोनों की बातों के दौरान ये मूवी 30 साल पीछे की ओर मुड़ जाती है, जहां उसी बीच पर जवान हैंसू और जवान ताइहो बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ हैंसू कहता है कि योन मुझसे एक बच्चा चाहती है, लेकिन मैं पिता बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस पर ताइहो उसे योन से शादी करने की सलाह देता है। उधर भविष्य में हैंसू फिर से एक पिल खा लेता है, ताकि वो ये पता कर सके कि वो सच में 30 साल पहले जाता है या नहीं। दूसरी तरफ पास में योन हैंसू को वही पपी देकर चली जाती है। तब हैंसू उस पपी का नाम पोटैटो रखता है, और तभी थोड़ी देर में वहाँ भविष्य वाला हैंसू आकर जवान हैंसू से कहता है कि मैं तुम्हारे भविष्य से आया हूँ और हम दोनों एक ही है। अब उसकी बातों पर जवान हैंसू को विश्वास नहीं होता। तभी भविष्य वाले हैंसू की नजर पपी पर जाती है, जो उसे पोटैटो कहकर बुलाता है, जो सुनकर जवान हैंसू दंग रह जाता है, क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले उसका नाम रखा था। वहीं भविष्य वाला हैंसू जवान हैंसू को कुछ ऐसी बात भी बताता है, जो सिर्फ उसी का सीक्रेट है। वो कहता है कि बचपन में मेरे पिता मुझे और मेरे पिता को मारते थे, और उनके मारने की वजह से मेरे सर पर चोट का निशान बन गया, जिसे मैं हमेशा छुपा कर रखता हूँ। और क्योंकि तुम मेरा पास ही हो, इसलिए तुम्हारे सर पर भी वो चोट का निशान है। आप ये सुनकर जवान होंसू सवाल करता है कि आखिर तुम्हें यहाँ क्या चाहिए। इस पर भविष्य वाला होंसू कहता है कि मैं सिर्फ यौन को देखना चाहता हूँ, और तभी उसके मुंह से खून बहने के कारण वहाँ से भाग निकलता है।
जहाँ फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से भविष्य में आ चुका था। यहाँ हांसू को पता चलता है कि वो उस पिल को खाकर सिर्फ 2 मिनट के लिए पास में जा सकता है। वहीं उस तरफ पास वाला हांसू अपने दोस्त ताइहो, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसे भविष्य वाले हांसू का लाइटर देकर उसके फिंगरप्रिंट की जांच करने को कहता है। फिर अगले दिन ताइहो हांसू को बताता है कि इस लाइटर की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और इसमें सिर्फ तुम्हारी फिंगरप्रिंट मौजूद है। जो सुनकर पास वाला हांसू समझ जाता है कि वो जिस शख्स से मिला था वो उसका भविष्य वाला रूप था। अब वो अपने भविष्य वाले रूप से मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ पर एक टैटू बनवाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे फिर से मिलो। अब इससे ये टैटू भविष्य वाले हंसू के हाथ पर भी आ जाता है, इसलिए वो उन पिल्स को ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसलिए वो थक आकर सोफा के ऊपर लेट जाता है और तभी उसकी नजर चेयर के पास जाती है जहाँ उसे वो पिल्स वाली शीशी मिल जाती है। अब उन पिल्स को लेकर वो अपनी बेटी सुआ को लेने चला जाता है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने वाली थी। वो अब सुआ को लेकर घर जाता है जहाँ अब सुआ को अपने पिता के लंग कैंसर वाली बात पता चलती है, इसलिए वो दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है जहाँ हांसू भी उसके पीछे जाता है। दूसरे दिन फिर हम हांसू को वापस से 30 साल पहले के जमाने में देखते जहाँ वो यॉन का डॉल्फिन वाला शो देखने आया था। यहाँ जवान हांसू उसे देखती उससे काफी सारा सवाल पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे समय में टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी, जिसके जवाब में भविष्य वाला हांसू बताता है कि अब भी कैंसर का इलाज नहीं मिल पाया। जीसी के साथ वो ये भी शेयर करता है कि उसकी एक बेटी है, जिसके बाद वो सामने से जाकर यॉन को जी भर कर देखता है जो देखकर जवान हांसू को काफी अजीब लगता है। इसलिए वो शो के बाद भविष्य वाले हांसू से सवाल करता है कि आखिर तुम यॉन को क्यों देखना चाहते थे। इस पर भविष्य वाला हांसू बताता है कि यॉन की मृत्यु होने वाली है, जो जानकर अब जवान हांसू सवाल करता है कि आखिर वो कैसे मरेगी। पर इससे पहले कि भविष्य वाला हांसू कुछ बता पाता, उससे पहले ही 20 मिनट पूरे होने के कारण वो अपने भविष्य में लौट आता है। वहीं इधर जवान हांसू अपने दोस्त ताइहो के पास 2 टेलीग्राम्स भेजवाता है, जिसमें पहला टेलीग्राम ताइहो के लिए था। तब ताइहो देखता है कि पहले टेलीग्राम में हांसू ने उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के लिए उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हांसू के घर में दूसरे टेलीग्राम को छुपाकर उसके म्यूजिक डिस्क पर कुछ लिखकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि ताइहो ने अपने पास में ये मैसेज हैंसू के डिस्क पर लिखा था, इसलिए भविष्य वाले हैंसू के डिस्क में वो मैसेज दिखने लग जाता है जिसमें दूसरे टेलीग्राम के लोकेशन के बारे में लिखा हुआ था। तब भविष्य वाला हैंसू उस टेलीग्राम को निकाल कर पढ़ता है जिसमें पास वाले हैंसू ने लिखा था कि यदि तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जो पढ़कर हैंसू वापस से पास में जाकर जवान हैंसू से मिलता है। यहाँ अब जवान हैंसू के बार बार पूछने पर भी वो उसे नहीं बताता कि आखिर यॉन की मौत कैसे होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जवान हैंसू यॉन की जान बचाए। दरअसल भविष्य वाला हैंसू अपनी बेटी सुआ से बहुत प्यार करता था और उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर यॉन बच गई तो पास वाला हैंसू उससे शादी कर लेगा, जिस कारण उसका भविष्य बदल जाएगा। यानी कि भविष्य में कोई सुआ नहीं रहेगी, क्योंकि वो तब पैदा हुई जब हैंसू ने दूसरी महिला से शादी कर लिया। पर अब जवान हैंसू के काफी इंसिस्ट करने पर वो उसे कहता है कि यदि तुम यॉन को खुद से दूर कर दो तो मैं यॉन को मरने से बचा सकता हूँ, क्योंकि इस तरह यॉन भी जिंदा रहेगी और तुम दूसरी महिला से शादी कर लोगे, जिससे भविष्य में सुआ भी एग्जिस्ट करेगी। अब उसकी इच्छा को पास वाला हैंसू मान लेता है, पर उसी समय 20 मिनट पूरा होते ही भविष्य वाला हैंसू भी गायब हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम पास वाले हैंसू को हॉस्पिटल में उसके पिता के साथ देखते हैं, जिसकी पिता की हालत काफी खराब थी, जो बहुत जल्द मरने वाले थे। तभी वहाँ भविष्य वाला हैंसू आकर जवान हैंसू को बताता है कि अगले दिन यॉन की मृत्यु हो जाएगी। फिर हम हैंसू के द्वारा बताई गई बातों को फ्लैशबैक के जरिए देख पाते हैं, जहाँ एक डॉल्फिन मछली की तबीयत खराब हो जाने पर वो काफी तेजी से तैरने लगती है, जिस पर यॉन उसे शांत करने के लिए जैसे ही पानी में जाती है वैसे कुछ दुर्घटना हो जाने के कारण यॉन की मौत हो जाती है। फिर फ्लैशबैक के बाद भविष्य वाला हांसू दूसरे हांसू से कहता है कि तुम यॉन को हॉस्पिटल में बुला लो, ताकि अगले दिन वो अपने शहर में ना जा पाए और कल तक इसी हॉस्पिटल में रुकने की वजह से उसकी मौत नहीं होगी। इस पर अब जवान हैंसू ऐसा ही करता है और अगले दिन तक यॉन को हॉस्पिटल में रुकाने के बाद वो उससे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसने भविष्य वाले हैंसू से वादा किया था। वहीं अब उसके पिता की भी मौत हो जाती है, जिनकी फ्यूनरल पर वो ताइहो से भी अपनी दोस्ती खत्म कर लेता है।
दूसरी तरफ भविष्य वाला हैंसू जब तायो से मिलने जाता है तब तायो उससे सवाल करता है कि आखिर 30 साल बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है। जो सुनकर हैंसू को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुमसे 30 साल बाद नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद ही मिल रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सू आई हुई है, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। इस पर तायो सवाल करता है कि ये सू कौन है। आप तायो की इस बात को सुनकर हैंसू भागा भागा अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बेटी की तस्वीर गायब होने लगती है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पास वाला हैंसू अपना वादा तोड़कर योन से मिलने जा रहा था, और क्योंकि वो फिर से योन को अपनाने वाला था इसलिए सुहा का अस्तित्व मिट रहा था। तभी अचानक से सुहा की तस्वीर वापस आ जाती है, क्योंकि पास के समय में योन जब हैंसू से मिलने के लिए रोड पार कर रही थी तो उसका एक गाड़ी से दुर्घटना हो जाता है। वहीं इधर भविष्य वाले हैंसू को हॉस्पिटल में योन की फाइल से ये पता चलता है कि दुर्घटना के बाद जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो इलाज के दौरान उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट जमा रह गया, जिस कारण उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब ये बातें जानकर वो पास में उस समय में पहुंचता है जहां योन का ऑपरेशन होना था। वहां वो योन के सिर से ब्लड क्लॉट निकालकर वापस से अपने समय में चला जाता है, जहां फिर एक बीच पर उसे योन मिलती है, पर वो उसे बात नहीं कर पाता। वहीं पास में हांसू के कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला मिलती है जिसे आगे जाकर उसे एक बेटी होती है। अब उस बेटी की जिम्मेदारी उसकी मां नहीं उठाती, इसलिए उसका पिता हैंसू ही उसे पालता है, और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हैंसू का लंग कैंसर काफी बढ़ जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है, जिसके अगले दिन तायो उसके फ्यूनरल में सबसे आखिर में आकर उसे श्रद्धांजलि दे ही रहा होता है कि तभी सुहा तायो को अपने पिता की एक डायरी देते हुए बताती है कि मेरे पिता ने कहा था कि जो आदमी मेरे फ्यूनरल पर सबसे आखिरी में आकर काफी देर तक रुकेगा उसे ये डायरी दे देना। तब तायो को उस डायरी में टाइम ट्रेवल पिल्स और अब तक जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद फिर वो योन से मिलकर बताता है कि हैंसू अब नहीं रहा, और ऐसा कहकर वो उसे हांसू की डायरी देता है। अब उस डायरी को पढ़ने के बाद भी योन को यकीन नहीं होता कि टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज होती है। फिर तभी तायो को चमकता है कि हैंसू ने 9 बार टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था, जबकि उसके पास 10 पिल्स थी, यानी कि वो आखिरी पिल खाकर सब कुछ सही कर सकता है। इसलिए वो योन से वादा करता है कि मैं हांसू को वापस ला दूंगा। जो ऐसा कहकर वो हैंसू के घर से उस पिल को ढूंढकर उसे खा लेता है, लेकिन पिल खाने के बाद उसे सोना था ताकि वो पास में जा सके, लेकिन उसे नींद नहीं आती, इसलिए फिर वो हैंसू के घर की सीढ़ियों से फिसलकर बेहोश हो जाता है। वहीं अब होश आने पर वो खुद को पास में अपने जवान रूप के सामने देखता है, और ये वही दिन था जब हैंसू ने योन से ब्रेकअप किया था। यहाँ तायो अब बिना समय गवाए पास वाले हैंसू के पास जाकर उसे सारी बात समझाते हुए सिगरेट छोड़ने को कहता है ताकि उसे लंग कैंसर ना हो। वहीं वो ये भी शेयर करता है कि हमारी दोस्ती 30 साल तक नहीं रहेगी, लेकिन ये 30 साल बहुत तेजी से गुजर जाएंगे और हम एक बार फिर से दोस्त बनेंगे। जिसके बाद हम भविष्य का समय देखते हैं जहाँ हैंसू अब भी जिंदा था, जो आखिर में योन से एक पार्क में मिलता है, जहाँ फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। जिस इमोशनल एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।